नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है जीएस बूस्टर, जो कि पार्ट है तक्षशिला आईएएस बलिया का और मैं हूं अनूप उपाध्याय। साथियों, एक सवाल सोचिए, आखिर चाइना को नेपाल की इतनी जरूरत क्यों है? एक छोटा सा पहाड़ी देश, छोटी इकोनॉमी, फौज भी चाइना के मुकाबले बहुत छोटे, फिर भी चाइना बार बार नेपाल में इन्वेस्टमेंट करता है, सड़कें बनाता है, रेलवे की बात करता है, एयरपोर्ट्स और बड़े प्रोजेक्ट में इंटरेस्ट दिखाता है। लेकिन सवाल है, ऐसा क्यों? क्या चाइना बस नेपाल का अच्छा दोस्त बनना चाहता है? क्या यह सिर्फ व्यापार और पैसे का मामला है, या फिर इसके पीछे कोई बहुत बड़ा खेल चल रहा है? क्योंकि सच कहे तो चाइना को नेपाल सिर्फ नेपाल के लिए नहीं चाहिए, इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है और उसका नाम है तिब्बत। हाँ, वही तिब्बत, जहां से दलाई लामा का मुद्दा जुड़ा है, जहां चाइना को हमेशा अस्थिरता का डर रहता है और जिसे बीजिंग अपनी सिक्योरिटी के लिए बहुत सेंसिटिव इलाका मानता है। अब यहीं से नेपाल अचानक चाइना के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि नेपाल और तिब्बत की लंबी सीमा लगती है। पहले कई तिब्बतन लोग नेपाल के रास्ते इंडिया पहुंचते थे और चाइना को हमेशा यह डर रहा है कि अगर नेपाल उसके इन्फ्लुएंस से दूर गया तो तिब्बत में परेशानी फिर बढ़ सकती है। लेकिन कहानी सिर्फ तिब्बत तक नहीं है, इसमें इंडिया का भी एंगल है, क्योंकि नेपाल इंडिया और चाइना के बीच में मौजूद एक बहुत अहम देश है। अगर चाइना का नेपाल में असर बढ़ता है तो उसे साउथ एशिया में भी फायदा मिलेगा। सीधी भाषा में समझे तो चाइना के लिए नेपाल सिर्फ एक पड़ोसी देश नहीं, बल्कि तिब्बत की सिक्योरिटी, इंडिया को बैलेंस करने और साउथ एशिया में अपनी पकड़ मजबूत करने का एक अहम हिस्सा है। तो आज इस वीडियो में हम आसान भाषा में समझेंगे आखिर चाइना को नेपाल की इतनी जरूरत क्यों है, तिब्बत का कनेक्शन क्या है, चाइना नेपाल में इतना पैसे क्यों लगा रहा है और क्या नेपाल इंडिया और चाइना के बीच इन्फ्लुएंस की लड़ाई का मैदान बनता जा रहा है। वीडियो आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि यह कहानी सिर्फ दोस्ती की नहीं, बल्कि स्ट्रेटजी, सिक्योरिटी और बड़े देशों की राजनीति की है। साथियों, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा कि यहां आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को टाइम पर मिले। साथियों, इस वीडियो को आप कहां से देख रहे हैं वो भी कमेंट के माध्यम से हमें अवश्य बताएं। आपके दिमाग में जो भी विचार आए वीडियो को देखते हुए, आप कमेंट करके अपने विचारों को जो है वो हम तक अवश्य पहुंचाएं। लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन के, और आज का टॉपिक आपके स्क्रीन पर है, चीन को नेपाल क्यों चाहिए, असली वजह क्या है। भारत, तिब्बत और साउथ एशिया का पूरा खेल जो है आज हम डिस्कस करेंगे। साथियों, सबसे पहले हमें नेपाल की लोकेशन को समझना होगा, क्योंकि दुनिया की राजनीति में एक बात है जो फेमस है कि जिस देश की लोकेशन स्ट्रांग होती है उसकी इंपॉर्टेंस अपने आप जो है बढ़ जाती है। और नेपाल की लोकेशन बहुत खास है, एक तरफ इंडिया, दूसरी तरफ चाइना, यानी नेपाल इन दोनों देशों के बीच में मौजूद है। अब आप सोचिए, जब एशिया की दो बड़ी ताकतें आमने सामने हों तो बीच में बैठे देश की अहमियत कितनी बढ़ जाती हो। और इसी वजह से नेपाल को अक्सर बफर स्टेट कहा जाता है। आसान भाषा में समझे तो ऐसा देश जो दो बड़ी शक्तियों के बीच एक ब्रिज के रूप में जो है वो बनकर खड़ा हो। इतिहास में भी नेपाल की यही अहमियत थी। पहले ब्रिटिश इंडिया और चाइना के बीच नेपाल इंपॉर्टेंट था, और आज इंडिया चाइना का जो राइवल चल रहा है इसमें इसकी इंपॉर्टेंस और ज्यादा बढ़ गई। लेकिन यहां एक बात आपको समझनी होगी कि चाइना के लिए नेपाल सिर्फ इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि वो इंडिया के पास है। असल वजह इससे भी बड़ा है, और वो वजह है तिब्बत की सिक्योरिटी, यानी कि तिब्बत का सुरक्षा। क्योंकि चाइना को सबसे ज्यादा चिंता जिन इलाकों को लेकर रहती है वो है तिब्बत, और तिब्बत की कहानी को समझे बिना यह समझना बहुत मुश्किल है कि आखिर चाइना नेपाल में इतना इंटरेस्ट क्यों दिखाता है। तो धीरे धीरे हम कहानी के उस जरूरी हिस्से पर पहुंचते हैं जिसे हम तिब्बत इशू कहते हैं। और आपकी स्क्रीन पर चीन, दुनिया की महाशक्ति, लगभग 17.7 ट्रिलियन की जीडीपी है, 20 लाख से अधिक सैन्य बल है, पीपल लिबरेशन आर्मी दुनिया की सबसे बड़ी सेना है, और अर्थव्यवस्था में विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। नेपाल एक छोटा सा देश है लेकिन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। चीन को नेपाल की जरूरत क्यों है, इस पर हमने चर्चा किया तो आपको बताया कि एक तरफ चीन है, दूसरी तरफ भारत है, और बीच में नेपाल जो है। अब हमें समझना है कि इंपॉर्टेंस क्यों है चीन का नेपाल में असली खेल क्या चल रहा है, बिजनेस है या जियो पॉलिटिक्स है, इस पर हम बात करेंगे। और नॉर्मली अगर हम बात करें साथियों, तो हमने कहा नेपाल के उत्तर में चाइना का जो एरिया आपको देखने को मिल रहा है तिब्बत, और यही जो है वो असली रीजन है। साथियों, सच कहे तो अगर आप ये समझ गए होंगे कि तिब्बत चाइना के लिए इतना सेंसिटिव क्यों है, तो आप अपने आप समझ जाएंगे कि चाइना नेपाल को इतना महत्व क्यों दे रहा है।
तिब्बत चाइना के लिए सिर्फ एक इलाका नहीं है साथियों, उसके लिए सिक्योरिटी और कंट्रोल का मामला है। 1950 के बाद चाइना ने तिब्बत पर अपना कंट्रोल जो है वो मजबूत किया, लेकिन वहां पहचान, संस्कृति, राजनीति, असहमति जैसे मुद्दे पूरी तरह से खत्म नहीं हुए। फिर 1959 में एक बहुत बड़ा मोड़ आया जब दलाई लामा इंडिया आ गए और यहीं से चाइना की चिंता और ज्यादा बढ़ गई। चाइना को हमेशा यह डर रहता है कि कहीं तिब्बत में फिर से अलग पहचान या विरोध की आवाज जो है वो मजबूत ना हो जाए। अब यहां नेपाल एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण देश बन जाता है क्योंकि नेपाल की सीधी सीमा तिब्बत से लगती है। पहले कई तिब्बत के लोग नेपाल के रास्ते इंडिया आते थे। कई बार तिब्बत से जुड़े एक्टिविस्ट और सपोर्टर्स भी नेपाल रूट का जो है इस्तेमाल करते थे। अब जरा चाइना के नजरिए से इस पूरी बात को समझते हैं। अगर नेपाल में तिब्बत को लेकर प्रोटेस्ट होने लगे, अगर एंटी चाइना एक्टिविटीज बढ़ जाए या तिब्बत से जुड़े राजनीति नेपाल में चलने लगे तो चाइना के लिए बड़ा सिक्योरिटी कंसर्न बन सकता है। सुरक्षा का एक बहुत बड़ा चिंता का वजह जो है वो बन सकता है। और यही वजह है कि चाइना जो है वो हमेशा ये चाहता है कि नेपाल उसकी वन चाइना पॉलिसी को जो है वो सपोर्ट करे। नेपाल हमेशा चीन को सपोर्ट करे, चाहे वो तिब्बत का मामला हो, चाहे ताइवान का मामला हो। और पिछले कुछ सालों में नेपाल ने तिब्बत से जुड़े प्रोटेस्ट पर पहले से ज्यादा सख्ती भी दिखाई है। इसका मतलब एकदम साफ है कि चाइना नेपाल को सिर्फ दोस्त के रूप में नहीं ढूंढ रहा है, वो अपने तिब्बत बॉर्डर की सिक्योरिटी के रूप में भी देख रहा है। चाइना के लिए नेपाल तिब्बत के सामने एक सुरक्षा कवच जैसा है, यानी अगर नेपाल स्टेबल रहे तो चाइना के खिलाफ तिब्बत से जुड़ी गतिविधियां कम होगी। तो बीजिंग को लगता है कि उसकी हिमालयन सिक्योरिटी जो है वो मजबूत रहेगी, इसलिए चाइना नेपाल को कभी हल्के में नहीं ले सकता है, क्योंकि नेपाल उसके लिए सिर्फ पड़ोसी देश नहीं बल्कि तिब्बत सिक्योरिटी का एक बहुत बड़ा अहम हिस्सा भी है। लेकिन कहानी सिर्फ तिब्बत तक ही नहीं खत्म होती साथियों, इसके पीछे एक और बहुत बड़ा कारण है और वो है इंडिया का फैक्टर। साथियों, इतिहास से ही नेपाल और इंडिया के रिश्ते काफी गहरे रहे। दोनों देशों के बीच में खुली सीमा है। लाखों नेपाली, अगर हम बात करें तो लाखों नेपाली लोग इंडिया में जो है काम करते हैं। एक बार आप ही में से एक कमेंट आया था कि सर आप ये तो बता रहे हो कि लाखों नेपाली इंडिया के में काम करते हैं, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि कितने इंडियंस जो हैं वह नेपाल में काम करते हैं। जब आपका ये कमेंट आया तो मैंने इस डेटा के ऊपर काम किया। 6 लाख के आसपास इंडियंस जो हैं वो नेपाल में हैं और लगभग 11 लाख नेपाली जो हैं वो भारत में काम कर रहे हैं। ये डेटा मैंने सर्च करके आपके लिए लाया है। ठीक। दूसरा, बिहार और उत्तर प्रदेश की जो सीमा है, इस सीमा में जो कि क्योंकि ये मधेश, ये भोजपुरी वाला क्षेत्र है, तो बहुत सारे, क्योंकि यहाँ का पूरा संस्कृति जो है सेम है, भाषा सेम है, सब कुछ सेम है, तो शादी ब्याह होता है तो मैक्सिमम नेपाल के लोग इधर और इधर के लोग नेपाल में जो है वो चले जाते हैं। ठीक। तो साथियों, इतिहास में ही हमने कहा कि नेपाल और इंडिया के रिश्ते काफी गहरे हैं। दोनों देशों के बीच खुली सीमा है। लाखों नेपाली लोग भारत में जो है वो काम कर रहे हैं और कुछ लाख नेपाली जो है, भारतीय जो है वो भी नेपाल में है। धर्म की बात करें, संस्कृति की बात करें, खान पान की बात करें, शादी ब्याह की बात करें, व्यापार की बात करें, सब कुछ किसी ना किसी तरह जो है वो दोनों देशों के बीच में जुड़ा हुआ है। यानी कई मामलों में नेपाल और इंडिया का रिश्ता सिर्फ पड़ोसियों वाला नहीं बल्कि लोगों से लोगों के रिश्ते का भी है। और इसी वजह से लंबे समय तक नेपाल में इंडिया का इन्फ्लुएंस ज्यादा माना जाता रहा। लेकिन अब यहां जियोपॉलिटिक्स को आपको समझना बहुत जरूरी होगा। दुनिया की राजनीति में एक सिंपल रूल होता है, कोई भी बड़ी ताकत ये नहीं चाहती है कि उसका राइवल किसी इलाके में अकेले मजबूत हो जाए, और चाइना भी कुछ ऐसा ही सोचता है। चाइना चाहता है कि साउथ एशिया में सिर्फ इंडिया का असर ना रहे, इसलिए उसने नेपाल में अपनी मौजूदगी को बढ़ाना शुरू कर दिया है, इन्वेस्टमेंट बढ़ाना शुरू कर दिया है, नेपाल के नेताओं के साथ अपने रिश्ते को मजबूत करना शुरू कर दिया है। सड़क, टनल, कनेक्टिविटी, पोर्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर अपना फोकस बढ़ाया है। पोर्ट्स का मतलब यहां मैं समुद्री पोर्ट्स की बात नहीं कर रहा हूं, मैं यहां ड्राई पोर्ट्स की बात कर रहा हूं। यानी चाइना यह दिखाना चाहता है कि नेपाल के पास सिर्फ इंडिया ही ऑप्शन नहीं है। लेकिन यहां एक बहुत जरूरी बात जो है वो आपको समझना होगा कि इसे इंडिया वर्सेस चाइना की सीधी लड़ाई समझना जो है वो थोड़ी सी बेवकूफी हो जाएगी, थोड़ी हमारी गलती हो जाएगी। क्योंकि नेपाल भी अपना फायदा देखता है। नेपाल कोशिश करता है कि इंडिया से भी फायदा मिले और चाइना से भी इन्वेस्टमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट मिले। यानी नेपाल एक तरह से बैलेंस पॉलिसी जो है वो खेलता है, कभी इंडिया के करीब, कभी चाइना के करीब, ताकि दोनों देशों से मैक्सिमम बेनिफिट लिया जा सके। लेकिन ये बात आपको देखना भी होगा, सोचना भी होगा कि ये भी सच है कि जैसे जैसे चाइना का इन्फ्लुएंस नेपाल में बढ़ता है, वैसे वैसे इंडिया भी उसे उसी ध्यान से जो है वो देखता रहता है। क्योंकि नेपाल इंडिया की सिक्योरिटी और स्ट्रेटेजिक थिंकिंग में हमेशा बहुत अहम रहा है। अब आते हैं तीसरे सबसे बड़े कारण, और वो कारण है बीआरआई यानी कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को लेकर। साथियों, ये चाइना का एक बहुत बड़ा ग्लोबल प्रोजेक्ट है।
जिसके जरिए चाइना अलग अलग देशों में सड़कें, रेलवे, पोर्ट्स और बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बनाकर अपनी कनेक्टिविटी और इन्फ्लुएंस को बढ़ाना चाहता है। अब सवाल यह है कि इसमें नेपाल इतना इंपॉर्टेंस क्यों है? साथियों, क्योंकि चाइना तिब्बत से नेपाल तक मजबूत कनेक्टिविटी बना लेता है तो उसके लिए साउथ एशिया तक पहुंच और भी ज्यादा आसान हो सकता है। और यही वजह है कि अपने कई बार तिब्बत काठमांडू रेलवे प्रोजेक्ट का नाम मेरे द्वारा ही सुना होगा, मैंने कई सारे वीडियोस भी इस पर बनाए हैं। तो चाइना लंबे समय से नेपाल को रेलवे नेटवर्क से जो है वो जोड़ने की बात कर रहा है, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, वो है हिमालय में रेलवे का निर्माण। साथियों, हिमालय में रेलवे बनाना कोई आसान काम नहीं है। ऊंचे पहाड़ है, कठिन टेरियन है, भूकंप का खतरा है और बहुत ज्यादा कॉस्टिंग आएगी। मतलब प्रोजेक्ट जितना सुनने में एक्साइटिंग लगता है, ग्राउंड रियलिटी उतनी ही मुश्किल है। फिर भी चाइना इसमें इंटरेस्ट क्यों दिखा रहा है? क्योंकि जियोपॉलिटिक्स में सिर्फ प्रोजेक्ट नहीं बल्कि संदेश भी जो है वो मैटर करता है। अगर चाइना नेपाल में बड़े रोड्स, टनल, रेलवे और कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट खड़े कर देता है तो उसका रीजनल इन्फ्लुएंस अपने आप बढ़ जाएगा। सीधी भाषा में अगर हम समझे तो हम कह सकते हैं कि जिस देश की सड़कें, पैसा और प्रोजेक्ट किसी जगह पर बढ़ते हैं तो उसका असर भी बढ़ने लगता है। और शायद यही वजह है कि चाइना नेपाल को सिर्फ पड़ोसी देश नहीं बल्कि अपने बड़े रीजनल प्लान का हिस्सा भी मानता है। यानी नेपाल चाइना के लिए सिर्फ ज्योग्राफी नहीं बल्कि कनेक्टिविटी इन्फ्लुएंस बढ़ाने का एक गेटवे भी। अब आते हैं इस कहानी की सबसे इंटरेस्टिंग बात पर। चाइना नेपाल को सिर्फ नेपाल की तरह नहीं देखता है बल्कि नेपाल के जरिए पूरे साउथ एशिया को भी देखता है। यानी एक तरह से नेपाल चाइना के लिए स्ट्रेटेजिक गेटवे की भी बात बन जाती है। अब इसका मतलब ये नहीं कि चाइना कल नेपाल के जरिए साउथ एशिया को कंट्रोल करने लगेगा। ऐसी बातें अक्सर बढ़ा चढ़ा कर कही जाती है, असलियत थोड़ी सी अलग और ज्यादा प्रैक्टिकल है। चाइना की सोच ये है कि अगर नेपाल के साथ उसके अच्छे रिश्ते हों, कनेक्टिविटी बढ़े, ट्रेड बढ़े और पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग दोनों देशों के बीच में मौजूद हो तो साउथ एशिया में उसकी प्रेजेंस जो है वो और ज्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन यहाँ एक बात बहुत साफ समझनी होगी कि यह कहना कि नेपाल पूरी तरह से चाइना के इन्फ्लुएंस में चला जाएगा, यह भी पूरी तरह से सही नहीं होगा। क्योंकि नेपाल कोई पपेट स्टेट नहीं है, कोई कठपुतली नहीं है। नेपाल अपनी फॉरेन पॉलिसी अपने हिसाब से चलाता है और उसका सिंपल तरीका रहा है इंडिया और चाइना दोनों के बीच में बैलेंस बनाकर चलना। यानी फायदा इंडिया से मिले तो वहां इंडिया के साथ कोऑपरेशन करो, इन्वेस्टमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर चाइना से मिले तो चाइना के साथ पार्टनरशिप करो। सीधी भाषा में कहें तो नेपाल कोशिश करता है कि दोनों पड़ोसियों के से जो है वो ज्यादा से ज्यादा फायदा लिया जाए, लेकिन किसी एक कैंप में पूरी तरह से ना जाया जाए। और यही वजह है कि नेपाल की फॉरेन पॉलिसी को अक्सर बैलेंसिंग डिप्लोमेसी भी कहा जाता है। मतलब साफ है, नेपाल सिर्फ इन्फ्लुएंस लेने वाला देश नहीं बल्कि अपने नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से स्मार्ट डिप्लोमेसी खेलने वाला देश भी है। साथियों, अगर पूरे डिस्कशन को एक लाइन में अगर हम समझें तो चाइना को नेपाल सिर्फ नेपाल के लिए नहीं चाहिए। चाइना नेपाल को मेनली तीन बड़ी स्ट्रेटेजिक लेंस से देखता है। पहला, चाइना के लिए तिब्बत सिर्फ एक बॉर्डर रीजन नहीं बल्कि नेशनल सिक्योरिटी इसी है। बीजिंग नहीं चाहता कि तिब्बत रिलेटेड इनस्टेबिलिटी या पॉलिटिकल एक्टिविटी उसकी हिमालयन सिक्योरिटी को अफेक्ट करे और इसी वजह से नेपाल चाइना के लिए स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। दूसरा, अगर हम इंडिया के फैक्टर के हिसाब से देखें तो नेपाल हिस्टोरिकली इंडिया के साथ जो है वो जुड़ा हुआ है, डीप कल्चरल, इकोनॉमिकल और पीपल टू पीपल टाइज शेयर करता है। चाइना नेचुरली साउथ एशिया में अपनी स्ट्रेटेजिक प्रेजेंस बढ़ाना चाहता है और नेपाल इस लार्जर रीजनल इक्वेशन का हिस्सा बनना चाहता है। तीसरा, कनेक्टिविटी और जियोपॉलिटिक्स, जहां इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रेड रूट्स, बीआरआई प्रोजेक्ट और रीजनल इन्फ्लुएंस की पॉलिटिक्स आती है। लेकिन यहां सबसे इंपॉर्टेंट बात समझनी चाहिए कि ये स्टोरी सिर्फ चाइना वर्सेस इंडिया की नहीं है, ये स्टोरी ज्योग्राफी, नेशनल इंटरेस्ट और स्ट्रेटेजिक बैलेंसिंग की है। कुछ लोग कहते हैं नेपाल पूरी तरह से चाइना की तरफ जा रहा है, कुछ लोग कहते हैं नेपाल सिर्फ इंडिया के इन्फ्लुएंस में है, लेकिन रियलिटी इससे कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। नेपाल कोई पपेट स्टेट नहीं है। नेपाल की फॉरेन पॉलिसी का कोर ऑब्जेक्टिव काफी हद तक यही रहा है, इंडिया और चाइना दोनों के साथ रिलेशंस बैलेंस करके नेशनल इंटरेस्ट को जो है वो मैक्सिमाइज करना। और यही वजह है कि एक छोटा सा हिमालयन कंट्री होने के बावजूद नेपाल आज साउथ एशियन जियोपॉलिटिक्स में इतनी बड़ी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस रखता है। साथियों, याद रखिए, कंट्रीज आर नॉट इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ साइज, दे बिकम इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ ज्योग्राफी, स्ट्रेटजी एंड नेशनल इंटरेस्ट। और नेपाल इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। अब सवाल आपसे है, क्या चाइना नेपाल में सिर्फ इन्वेस्टमेंट और डिप्लोमेसी कर रहा है या एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक गेम भी खेल रहा है? जवाब आपको देना है। आपको क्या लगता है? इस वीडियो को पूरे सुनने के बाद आप अपने जवाब को, आप अपने विचार को कमेंट के माध्यम से हम तक पहुंचाएं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर नहीं किया होगा शेयर कर दीजिए और लाइक कर दिया नहीं किया होगा तो कर दीजिए, और कर दिया होगा तो डबल लाइक मत कीजिएगा, नहीं तो वो अनलाइक हो जाता है। ठीक, तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो जरूर समझ में आया होगा और ये नेपाल सीरीज ये नेपाल के लोगों के डिमांड पर ही चल रहा है।
लेकिन नेपाल सीरीज को हम नेपाल, इंडिया और साउथ एशिया के जियो पॉलिटिक्स के हिसाब से हम लेकर चल रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि ये सीरीज आपको पसंद आ रहा होगा और इस सीरीज में हम बहुत सारे ऐसे इतिहास के पन्नों को जो कि भारत, नेपाल और साउथ एशिया के लिए इंपॉर्टेंट है, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, हंसते खेलते मुस्कुराते हुए जीवन का आनंद लीजिए। जय हिंद, जय भारत।